हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे बॉन्ड एनर्जी के बारे में। जैसा लास्ट टाइम पे अपन ने पढ़ा था बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल के बारे में, आज हम बात कर रहे हैं बॉन्ड एनर्जी या बंध ऊर्जा। बंध ऊर्जा किसे कहते हैं कि ऊर्जा की वह मात्रा जो किसी एक बंध को तोड़ने के लिए आवश्यक होती है, या ऊर्जा की वह मात्रा जिसमें कि दो परमाणु आपस में जुड़ते हैं तब मुक्त होती है, रिलीज होती है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन टू एटम कंबाइंस फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन, तो उसे कहते हैं अपन बॉन्ड एनर्जी। या अगर कोई बॉन्ड बना हुआ है, उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए आपको जो एनर्जी चाहिए वो एनर्जी कहलाती है बॉन्ड एनर्जी। इसकी यूनिट की अगर अपन बात करते हैं तो इसकी यूनिट होती है किलो कैलोरी पर मोल। अब बात करते हैं अपन कि जितनी ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी होगी, बॉन्ड उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। इसकी सहायता से हम हीट ऑफ फॉर्मेशन की गणना भी कर सकते हैं। इसे हम दो टाइप से एक्सप्रेस कर सकते हैं, बता सकते हैं। पहला बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या बंध वियोजन ऊर्जा, जिसे अपन डी से प्रेजेंट करते हैं। डी मतलब डिसोसिएशन या वियोजन। दूसरा है आपका एवरेज बॉन्ड एनर्जी, दैट इज औसत बंध ऊर्जा। जब हम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की बात करते हैं तो एक एग्जांपल आता है अपने पास CH4। CH4 में से अगर एक H बॉन्ड को तोड़ना है, CH4 में से CH3 अलग रह जाए और H अलग हो जाए, तो उस बॉन्ड के लिए एनर्जी लगेगी आपकी 102 किलो कैलोरी पर मोल। लेकिन जब CH3 में से एक H बॉन्ड टूटे, मतलब CH2H वाला जो बॉन्ड टूटे, तो इसकी एनर्जी लगेगी, रिक्वायरमेंट होगी, वो होगी 105 किलो कैलोरी पर मोल। और CH बॉन्ड जो CH2 है उसमें से एक H चला जाए, मतलब CH बॉन्ड टूट जाए, तो उसकी एनर्जी जो आपकी लगेगी वो होगी 108 किलो कैलोरी पर मोल। और लास्ट का जो CH है, जो चौथा H बचा हुआ, उसको तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए, वो होगी आपकी 83 किलो कैलोरी पर मोल। अगर मुझे इसकी एवरेज एनर्जी चाहिए तो जो टोटल बॉन्ड आपके ब्रेक हुए हैं उन सबको सम करके 4 से डिवाइड कर देते हैं, तो आपकी एवरेज एनर्जी निकल के आ जाती है। एवरेज एनर्जी इज इक्वल टू 102, 105, 108, 83 डिवाइडेड बाय 4, दैट इज 99.5 किलो कैलोरी पर मोल। बात करते हैं इनके फैक्टर्स की। फैक्टर्स की अगर अपन बात कर रहे हैं तो पहला फैक्टर आता है इसमें कि द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व इन ओवरलैपिंग विथ एक्सटेंट, कि कितनी ज़्यादा उसमें ओवरलैपिंग है और जो ओवरलैपिंग हो रही है वो किस तरह की ओवरलैपिंग हो रही है। मीन्स कि जितनी ज़्यादा ओवरलैपिंग होगी उतना ही ज़्यादा बंध मजबूत होगा, तो उसे तोड़ने के लिए उतनी ही ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी। सेकेंड फैक्टर है आपका नेचर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, दैट इज कि जो बंध बनाने में संकर कक्षक भाग ले रहे हैं, sp3 भी हो सकता है, sp2 भी हो सकता है और sp भी हो सकता है। तो अपन यहाँ कहना चाहेंगे कि जैसे जैसे p लक्षण बढ़ता है, जैसे sp3 है तो यहाँ पर p कैरेक्टर 75% है, sp2 है तो वहाँ पर 66% है, और sp है तो वहाँ 50% है। मतलब sp3 में p कैरेक्टर ज़्यादा है, और अगर p कैरेक्टर ज़्यादा है तो हम कहना चाहेंगे कि यहाँ पर p कैरेक्टर बढ़ेगा तो बॉन्ड भी ज़्यादा स्टेबल होगा और बॉन्ड एनर्जी भी ज़्यादा लगेगी। बात करते हैं अपन साइज ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। अगर छोटा कोई ऑर्बिटल है तो वो क्या होगा, पास में होगा, पास होगा तो उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, ज़्यादा होगी। बॉन्ड की लेंथ अगर कम है, बॉन्ड की लेंथ कम है तो बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होती है। मीन्स साइज अगर एटम का छोटा है तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन का ज़्यादा होगा, और न्यूक्लियस का अट्रैक्शन अगर ज़्यादा है तो बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी। मीन्स स्मॉल एटॉमिक ऑर्बिटल साइज रिप्रेजेंट द मोर स्टेबल मॉलिक्यूल, मीन्स इट रिक्वायर्स मोर एनर्जी, इसके लिए ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी।
बात करते हैं अपन प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर। अगर कोई मॉलिक्यूल है, मान लो CH4 है, NH3 इसके पास एक लोन पेयर है और H2 है उसके पास 2 लोन पेयर है। अगर अपन इनमें बात कर रहे हैं तो यहाँ पर देखते हैं अपन कि जैसे जैसे लोन पेयर होगा तो लोन पेयर क्या करता है, बॉन्ड लेंथ को बढ़ा देता है। बॉन्ड लेंथ बढ़ाएगा तो मॉलिक्यूल जो एटम है वो कमज़ोर होगा, वीक होगा और उसकी बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड की जो डिसोसिएशन एनर्जी है वो क्या लगेगी, कम। बात करते हैं अपन रेजोनेंस की। एज वी नो वेरी वेल कि जितना ज़्यादा कहीं रेजोनेंस होता है वो मॉलिक्यूल उतना ही ज़्यादा स्टेबल होता है, और स्टेबल मॉलिक्यूल के लिए बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा। बात करते हैं अपन इसकी एप्लीकेशन की, कहाँ उपयोग में आता है। तो बॉन्ड एनर्जी का जो सबसे अच्छा उपयोग है उससे अपने को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि बंध का प्रकृति क्या है या बंध की नेचर क्या है। दूसरा, हम ये पता कर सकते हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल है कि नहीं। अगर बंध में ऊर्जा बहुत कम लग रही है, डिसोसिएशन ऊर्जा, मतलब बॉन्ड अपने आप ही टूट रहा है, तो वो स्टेबल नहीं है। लेकिन ज़्यादा एनर्जी लग रही मतलब बॉन्ड ज़्यादा स्टेबल है। इससे अपन हीट ऑफ फॉर्मेशन की कैलकुलेशन की गणना भी कर सकते हैं। मीन्स वी कैन कैलकुलेट द हीट ऑफ फॉर्मेशन एंड एट लास्ट वी कैन यूज दिस डेटा फॉर एक्सप्लेनेशन ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म। ये जो रिएक्शन मैकेनिज्म है, कौन सी रिएक्शन किस मैकेनिज्म से हो रही होगी, क्योंकि जब भी कोई बॉन्ड टूटेगा तो सबसे पहले वो बॉन्ड टूटेगा जो सबसे कमज़ोर है और सबसे बाद में वो टूटेगा जो सबसे ज़्यादा मजबूत है। तो हम इससे थोड़ा सा पता कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं कि रिएक्शन की एक मैकेनिज़्म क्या होगी। थैंक यू।